नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी ध्यान खींचा है। मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी। ये अमेज़न पर बेस्टसेलर रही है और सुना है काफी चर्चा भी है इसकी। हमारे पास इसकी एक विस्तृत समीक्षा है, तो चलिए देखते हैं कि इस सीधी सी लगने वाली सलाह में आखिर कितना दम है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत जैसा आपने कहा सुनने में बेहद सरल लगता है। हम्म। दूसरों के कामों, उनके विचारों या उनकी भावनाओं को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें अच्छा। और अपनी ऊर्जा अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने विकल्पों पर लगाएं। यानी फोकस बाहर से हटाकर अंदर की ओर लाना। समीक्षा में इस सिद्धांत के दो मुख्य पहलू बताए गए हैं, लेट देम और लेट मी। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, तो लेट देम इसका मतलब है दूसरों को उनकी मर्जी करने दे, उन्हें रहने दे। अगर कोई दोस्त मान लीजिए योजना रद्द करता है तो ठीक है, उन्हें करने दे। कोई सहकर्मी आपकी राय से सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, उन्हें असहमत होने दे। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम्म। और फिर आता है लेट मी। ये कहता है मुझे चुनने दें कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, और मेरी खुशी की जिम्मेदारी वो मैं खुद लूंगा। ये सुनने में तो काफी मुक्तिदायक सा लगता है। मतलब दूसरों को बदलने की जो कोशिश होती है उसमें जो तनाव और ऊर्जा लगती है उसे बचाना। हाँ बिल्कुल, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। समीक्षा के अनुसार ये हमारी अभिकर्तृत्व मतलब हमारी एजेंसी की भावना को बढ़ाता है। ये एहसास कि हम अपनी खुशी के चालक हैं, ना कि बाहरी परिस्थितियों के शिकार। हम्म। आप अपनी ऊर्जा दूसरों पर बर्बाद करने के बजाय खुद पर लगाते हैं असल में। तो इसका एक उदाहरण लें। जैसे अगर कोई दोस्त है जो बार बार देर से आता है, तो झुंझुलाने के बजाय हम सोचें ठीक है, उन्हें देर से आने दो, और फिर ये तय करें कि हम इंतजार करेंगे या कुछ और करेंगे, या शायद अगली बार मिलेंगे ही नहीं। ये चुनाव हमारा अपना है। बिल्कुल सही, यही है लेट मी वाला हिस्सा। रिश्तों में भी समीक्षा यही बताती है कि ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, और अपनी सीमाएं वो स्पष्ट रूप से तय करें। सीमाएं तय करना। हम्म। यहाँ एक अहम सवाल पूछना बनता है जो किताब सुझाती है। अगर मैं इस व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं कर रही होती तो मैं क्या करता? करती। वाह, ये सवाल तो वाकई सोचने का नजरिया बदल सकता है। और ये कार्यस्थल पर भी लागू होता होगा। जैसे किसी सहकर्मी का व्यवहार है या बॉस का कोई फैसला है, उस पर अटके रहने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, समीक्षा में एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मैनेजर के फैसले या ऑफिस की राजनीति पर चिंता करने के बजाय अपने कौशल को बेहतर बनाने या शायद कोई नई नौकरी खोजने पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है ना? हाँ बिल्कुल। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ तुलना करना बहुत आम हो गया है। वहाँ ये सिद्धांत शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। मतलब दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान देना। निश्चित रूप से। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये बाहरी शोरगुल से वो जो लगातार चलता रहता है उससे भावनात्मक दूरी बनाने में मदद करता है। ये एक तरह का मानसिक कवच जैसा है। आप दूसरों के ड्रामा या उनके निर्णयों को खुद पर हावी नहीं होने देते, विचारों को दोबारा फ्रेम करना सीखते हैं। जैसे हाँ, वे परेशान हो सकते हैं लेकिन ये मेरा बोझ नहीं है। तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता और व्यावहारिकता हुई। समीक्षा में शायद रॉबिन्स की अपनी कहानियों का भी जिक्र है जो इसे भरोसेमंद बनाती हैं। हाँ, उनकी व्यक्तिगत कहानियां इसे रिलेटेबल बनाती हैं। और समीक्षा ये भी कहती है कि किताब में जो व्यावहारिक अभ्यास दिए गए हैं जैसे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स वगैरह, वो इसे सिर्फ एक विचार से आगे ले जाकर बदलाव के एक टूल किट में बदल देते हैं। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताता बल्कि कैसे करें इस पर भी फोकस है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ सरलता इसकी ताकत है, वहीं शायद कुछ आलोचनाएं भी होंगी। समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल, आलोचनाएं भी हैं। एक तो यह है कि इसमें विचारों का कुछ दोहराव लगता है, रेपिटेटिव है थोड़ा। और शायद ज्यादा गंभीर बात यह है कि यह कुछ जटिल मुद्दों को, जैसे दुर्व्यवहार वाले रिश्ते या गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, उनको थोड़ा सतही तौर पर ही छूता है। अच्छा, मतलब ऐसी स्थितियों में सिर्फ लेट देम कह देना काफी नहीं हो सकता, शायद खतरनाक भी हो। हाँ, आलोचकों का यही तर्क है कि ऐसी गंभीर स्थितियों में केवल उन्हें रहने देना न केवल अपर्याप्त है बल्कि संभावित रूप से हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि वहां शायद सक्रिय हस्तक्षेप या बदलाव की जरूरत होती है, न कि केवल स्वीकृति की। यह भी कहा गया है कि यह व्यक्तिगत नियंत्रण पर शायद थोड़ा ज्यादा जोर देता है। और कुछ विचार जो हैं वो पुराने दर्शन जैसे स्टोइज्म है या बौद्ध धर्म है उनसे मिलते जुलते लगते हैं, जिन्हें बस एक नए रूप में पेश किया गया है। तो पाठकों की प्रतिक्रिया भी मिलीजुली रही है। आपने कहा सोशल मीडिया पर तो ये काफी लोकप्रिय हुआ। हाँ, बहुत से लोगों ने इसे रोजमर्रा की जो निराशाएं होती हैं या तनाव होता है उनसे निपटने के लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार पाया है। वो कहते हैं बड़ा प्रैक्टिकल है। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसे थोड़ा हल्का फुल्का सेल्फ हेल्प मानते हैं। उन्हें लगता है इसमें गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की थोड़ी कमी है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ ये है कि द लेट देम थ्योरी उन लोगों के लिए एक उपयोगी और सीधी गाइड हो सकती है जो उन चीजों पर अपनी मानसिक शांति भंग करना बंद करना चाहते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, ये अपनी भावनात्मक ऊर्जा को वापस पाने और जो गैर जरूरी बोझ हम उठा लेते हैं उसे कम करने का एक स्पष्ट तरीका पेश करता है। ये सरल है, लेकिन अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए
तो काफी शक्तिशाली हो सकता है। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। देखिए, यह सिद्धांत निश्चित रूप से रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों और निराशाओं के लिए कारगर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या जीवन में ऐसी गंभीर परिस्थितियां या ऐसे रिश्ते भी होते हैं जहां केवल उन्हें रहने देना पर्याप्त नहीं है और जहां हमें स्थिति की बाहरी जटिलताओं और शायद अपनी जिम्मेदारियों पर भी ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत पड़ती है? ये एक सोचने वाली बात है।